अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ ने आज बड़ा फैसला कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में वोट बेचने वाले अपने ही अराकीन के नाम सामने ले आए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। इस बड़े फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत खो देगी। मगर इंतखाबात करीब हैं, क्या यह फैसला तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाएगा या फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा होंगी? मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली उससे मुतासिर हुई। खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने वोट बेचा है। और इमरान खान पर तनकीद हुई कि आप पाकिस्तान बदलने की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ नारा लगाते हैं, कहते रहे हैं कि मुझे टीम बनानी आती है, मैं बेहतरीन टीम बनाऊंगा, और आप ही के टीम के लोग बिक गए। इस तनकीद का इमरान खान को सामना करना पड़ा। साथ ही इमरान खान ने इन अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। और आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेट इंतखाबात में वोट बेचने वाले अरकान असेंबली के नाम मीडिया के सामने रख दिए। जो हमारी ख्वातीन जिन्होंने अपनी वोट बेची, उसमें हैं नरगिस अली, दीना नाज, नागीना खान, फौजिया बीबी, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है नसीम इहाद, जो कि हमारी शुरू से मेंबर रही हैं। मेल्स जिन्होंने अपनी वोट बेची, पीटीआई के सरदार इदरीस, उबैद मायर, जाहिद दुरानी, अब्दुल हक, कुर्बान खान, अमजद अफरीदी, आरिफ यूसुफ, जावेद नसीम, यासीन खलील, फैसल जमान और समी अलजई। जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और वोट बेची, मिराज हमायूं रिजर्व सीट पे थी, जो हमारे साथ ज्वाइन किया था, उन्होंने वोट बेची। खातून बीबी एक और बाबर सलीम दूसरे। जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था पीएमएलएन से और अपनी वोट बेची, वजू ज़मान। हम इनको चार्जशीट करेंगे, इनको मौका देंगे कि अपना एक्सप्लेनेशन दें, और उसके बाद अगर ना दिया तो हम इनको नैब को इन सारों के नाम देंगे। यह है वो 20 अरकान सूबाई असेंबली जिनके नाम तहरीक इंसाफ खुद सामने लाई है। साथ ही इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें जितना भी नुकसान हो वो इन अरकान असेंबली को पार्टी से निकालेंगे। हमने फैसला किया एज अ पार्टी कि हम बिल्कुल जितना मर्जी हमें नुकसान हो, इसमें कोई शक नहीं कि हमें नुकसान होगा। इसका इलेक्शन आ रहा है और ये तकरीबन 20 लोग हैं। हमारी मेजॉरिटी कितनी 60 है ना टोटल, तो 60 में से 1/3 यानी तकरीबन 30% हम लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। हम उनको आज शोकस दे रहे हैं और अगर उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड ना किया, हमें मुतमईन ना किया, हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं और उसके बाद हम इनके नाम नैब को भी देंगे। तो कोई भी पार्टी ने आज तक ऐसा फैसला नहीं किया, और स्पेशली इलेक्शन से इतना पहले। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया कि उनके पास दीगर जमातों के वोट बेचने वाले अरकान असेंबली के नाम भी हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि वो जमातें भी तहरीक इंसाफ की तरह एक्शन लें। हमें इतना भी पता है कि बाकी पार्टीज के लोग बिके हैं, हमें ये भी पता है, हमारे पास उनके भी नाम आ गए हैं। मैं ये चाहूँगा कि क्या बाकी पार्टीज में हिम्मत है इन लोगों को निकालने की? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी पार्टीज भी कोई कदम उठाएं। खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली की तादाद 63 है और इन अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई के बाद तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमज़ोर होगी और उसके अरकान की तादाद 43 हो जाएगी। इमरान खान पहले ही ये तस्लीम कर चुके हैं कि उनके अरकान सूबाई असेंबली ने वोट बेचा है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें पता है कि सेनेट इंतखाबात में रिश्वत दी भी गई और ली भी गई। उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो पता है कि रिश्वत किसने दी, मगर ये नहीं पता कि किसने ली। सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, ये जमहूरियत की नफी हुई है, ये इलेक्शन नहीं हुए, ये पैसा चला है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी केपी के लोगों के ऊपर पैसा चला, और उससे ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि कई लोगों ने अपने आप को बेचा। रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। हमें ये तो पता है कि रिश्वत किसने दी, बदकिस्मती से हमारे पास ये सबूत नहीं है कि रिश्वत ली किसने। अब इसके लिए मेरी परवेज़ खटक साहब के साथ बात हुई है, हम इसके ऊपर एक पूरी इंक्वायरी टीम बैठा रहे हैं और पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हमारी पार्टी में से बिके। अब मुझे बताएं, सारी कौम लानत भेज रही है सियासतदानों के ऊपर, क्योंकि सबको पता है कि पैसा चला है, रेट भी सबको पता चल गई है कि 4 करोड़ रुपया लगा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि कोई जमहूरियत में ऐसे बिकते हैं लोग।
इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि दी किसने है हमें पता है, ली किसने नहीं पता। और आज 20 अरकान असेंबली के नाम बता दिए, यानी रिश्वत जिसने ली इमरान खान साहब की नज़र में उनकी तहकीक के मुताबिक उनके भी नाम सामने आ गए। उस वक्त भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने साबिक सदर जरदारी पर सेनेट इंतखाबात में पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगाया था। आसिफ जरदारी को गलत फहमी है कि वो पैसा जिस तरह उन्होंने सेनेट में चलाया था वो वैसे चलाएंगे और पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाएगी, वो ऐसे मिलती नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ तो कर दिया, मगर जिसने वोट खरीदे उनके हवाले से इमरान खान ने आज कुछ नहीं कहा। और उस वक्त तो कहा था, मगर जब सेनेट चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का मामला आया तो वोट भी दे दिया पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन को। मुबैना तौर पर वोट खरीदने वाली जमात पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सेनेट में वोट दिया गया था। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने तो सेनेट इंतखाबात पर ही सवाल उठा दिया। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया कि ऐसे अरकान के वोटों से सेनेटर बनने वालों का मुस्तकबिल क्या होगा, इन सेनेटर्स के वोटों से मुंतखब चेयरमैन सेनेट का मुस्तकबिल क्या होगा, इन सेनेटर्स के वोटों से मुंतखब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का क्या होगा। जब ये तस्लीम कर लिया गया कि वोट्स की खरीदो फरोख्त हुई तो फिर सेनेट इंतखाबात पर सवाल उठता है। जिन अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के खिलाफ कार्रवाई हुई उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की है। इस हवाले से हम बात करेंगे इन अरकान असेंबली से जिनके नाम इमरान खान ने लिए। उनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माउन खसूसी आरिफ यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे। यासीन खलील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उबैदुल्ला मयार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आरिफ यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वोट बेचा इमरान खान साहब के मुताबिक। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पार्टी को वजाहत दें वरना नैब में जा रहा है आपका मुकदमा, नैब को भेजा जाएगा, क्या करेंगे आप? गलत है, बुनियाद खबर है। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आज सुबह तक, इससे पहले 3-4 लिस्टें जारी हो चुकी हैं ना, मेरे पास उनकी कॉपी भी है, और कोई सुबह तक कुछ भी नहीं था। अचानक मेरा नाम बीच में आ जाना तो मैं समझता हूँ कि बदनीयती पर है। और अगर कहीं भी मुझे पार्टी बुलाती है, मुझसे पूछती है, तो बिल्कुल किसी भी कमेटी के सामने हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। और ना ही मुझे कोई शोकाज मिला है, ना ही किसी ने मुझे राब्ता किया। टीवी पे एकदम मैंने उन्हें चला दिया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सुन के कि मैं पीटीआई का पुराना वर्कर हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है, पहले भी था और अभी भी पीटीआई के साथ ही रहूंगा जी। टीवी ने ऐसे ही नहीं चला दिया, इमरान खान ने नाम लिया तो चलाया। तो खान साहब ने लिया है आपका नाम, होंगे आप पुराने वर्कर। इमरान खान को चाहिए था कि पहले अगर नोटिस दे देते या बुला के तसल्ली कर लेते वाकई है नहीं है। और मुझे इतना भी पता है कि इससे पहले तो 3 लिस्टें जारी हुई हैं और वो उसकी कॉपी मेरे पास भी है, उसमें किसी में भी नाम नहीं है, बल्कि सुबह तक कहीं भी नाम नहीं था। और अभी एकदम अचानक नाम आ जाना, तो ये मैं इस मंतक को नहीं समझ सका। अगर मुझे बुला के पूछ लेते कोई ऐसी बात है तो बिल्कुल किसी भी कमेटी के सामने पहले भी मैं हाजिर होने के लिए तैयार, अभी भी तैयार हूँ, जहाँ भी आप मुझे बुलाएं। लेकिन ना ही ऐसा काम किया, ना ही ऐसा काम का सोच सकता हूँ जी कभी भी। लेकिन इस तरह किसी अपने वर्कर की इंसल्ट करना, ये मुझे बड़ा इस पर दुख हुआ है जी अपने, इसलिए कि मैं तो 97 से पीटीआई में काम कर रहा हूँ। 5 साल मैं पीटीआई अभी एज ए स्पेशल असिस्टेंट रहा हूँ। 5 सालों में कोई भी एक पेनी, 1 रुपए भी साबित कर दे कि आरिफ यूसुफ का इन्वॉल्व है, बल्कि काफी लोगों के नाम भी आए हैं, बड़े लोगों के नैब में भी नाम आए हैं, बड़ा कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, कहीं ना मेरा नाम आया है और ना ही इंशाल्लाह आएगा। 5 सालों में 1 रुपए भी कोई मुझ पे ना, बल्कि इल्जाम भी नहीं लगा। ये होता है कि इल्जाम लगे, मगर आज नाम आया है आपका। और दूसरा मसला ये है कि तकरीबन 1.5 महीने बाद आया है। 1.5 महीने पहले इमरान खान ने पहले अनाउंस किया कि हम तहकीक करेंगे। इमरान खान के कान में किसी ने कह दिया और उन्होंने आपका नाम अनाउंस कर दिया। आपको लगता है ऐसा हुआ है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं पहले 1.5 महीने पहले का तहकीक करेंगे, फिर तहकीक के बाद उनकी तरफ से अनाउंस किया गया, तो तहकीक में आपका नाम आया। मुझे तो इसी तरह लग रहा है कि किसी ने कान भरे और नाम ले लिया, इसलिए कि इससे पहले जो लिस्टें आई हैं वो बाकायदा मीडिया पे भी चली हैं, उसकी कॉपी मेरे पास भी है, किसी में मेरा नाम नहीं है। और बल्कि इनकी एजेंसियों ने भी बाकायदा नाम दिए थे, उसमें भी कहीं पे भी मेरा नाम नहीं है। तो आपने सेनेट में किसको वोट दिया था? मुझे बुला लेते, मुझे तहकीक कर लेते, मुझे कई नोटिस दे देते, कोई तहकीक इसमें नहीं हुई है। किसी ने ना बुलाया और ना किसी ने मुझसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने वोट किसको दिया था फिर सेनेट में, सेनेट के लिए? हमें बाकायदा जो उस टाइम इन्होंने एक लिस्ट दी थी कि आपका आप इस पैनल में आप इनको वोट देंगे, तो जो इन्होंने मुझे बताया था उसी तरीके से हमारे पार्टी में 14 लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। और जिस तरीके से इन्होंने तय किया था हमने उसी तरीके से वोट आगे डाले थे जी। बहुत शुक्रिया। ये कह रहे थे
से वोट आगे डाले थे। हमारे साथ यासीन खलील साहब भी मौजूद हैं, रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहरीक इंसाफ से। यासीन खलील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वोट बेचा बकौल इमरान खान के। आप पार्टी को वजाहत देंगे अपनी, या नैब के लिए तैयार हैं आप? दोनों के लिए तैयार हैं जी, बिल्कुल। अब खुद भी मतलब जो शोकाज नोटिस हमें मिलेगा तो उसमें प्रूफ होंगे कि आपने ये हमारे साथ प्रूफ है कि आपने ये वोट नहीं दिया। और नेब का भी हम खैर मकदम करते हैं कि वो बिल्कुल तहकीकात करे। लेकिन बहुत अफसोस ये हो रहा है कि सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम एक असूली पार्टी है और हम अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी इक़दाम उठाते हैं, और हम जो भी गलत काम करेगा हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ मतलब उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि मेरे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से या सिर्फ ये एक नाम लेने से उसकी पूरी कैरियर को दाव पर लगाया जा रहा है। उसके ख़ानदान पर क्या बीतेगी, उनके कारकुनों पर क्या बीतेगी, उनके और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं, जो मैं आज ये बात भी करना चाहता हूँ, जो हमारे मुखालिफिनों पर खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे फ़ायदा क्या हुआ? एक चीज़ मुझे बताएं कि किसी पर 300 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, किसी पर 1 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हमारे अपने एक कुलीग थे ज़ियाउल्लाह अफरीदी, उस पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन हमें खुशी थी, हमने उस टाइम खैर मकदम किया कि इनके पैसे वापस आएंगे और ये अवाम के कौमी ख़जाने में जमा होकर अवाम के फलाह बहबूद पर लगेंगे। लेकिन किसी से कोई पैसा बरामद नहीं हो रहा। मगर यासीन साहब, आपने वोट किसको दिया था? जो मामला था हमने जो पार्टी ने बताया था ख्याल जमान साहब, और मैंने वोट नहीं देना था। मैंने उसी दिन उनको कहा था कि क्यों हमारे पास और कोई जरिया नहीं है कि हम आपको ये प्रूफ करें कि हम आपके जो बंदा आप कह रहे हैं उसको हम वोट दे। लिहाजा अगर मैं वोट ना दूं तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने वोट ही नहीं दिया, तो आपको पता लगेगा कि हमने वोट नहीं दिया। लिहाजा मैंने उसी टाइम, लेकिन पार्टी वालों ने कहा कि यार अब हमें एक वोट की ज़रूरत है, लिहाजा आप वोट डालें। उसके बाद हमने वोट डाला। लेकिन बहुत अफसोस कि इन्होंने तहकीकात आपने किसको कहा था कि बाद में मैं साबित नहीं कर सकूंगा कि मैंने किसको वोट दिया और इल्जामात लगेंगे तो मैं वोट नहीं देता? ये बात आपको किसने कही थी? आपने किसको कही थी? मैंने चीफ मिनिस्टर और उनके साथ हमारे दीगर हमारे पार्टी के जो सीनियर मिनिस्टर वगैरह हैं वो बैठे थे, और मैंने उसे, क्योंकि मेरे पैनल का जो वो था पैनल जिनको हमने वोट देना था, उसमें चंद लोग ऐसे थे जो हमारे पार्टी से ताल्लुक ही नहीं रखते थे, उनको भी उस पैनल में डाला था। तो उस वजह से मैंने उनको कहा कि मैं वोट नहीं डालूंगा। उसी टाइम में उस पैनल के सामने मैंने ये कहा, और चंद दिन पहले हमारे कुलीग ने सीएम साहब को कहा कि यार ये अखबारों में आ रहा है, चैनल पर आ रहे हैं, तो इसकी आप तरदीद कर लें। तो उन्होंने भी अपनी कैमरे से ऑन करके सीएम साहब की वो वीडियो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई तहकीक नहीं है, हमने किसी पर हम प्रूफ ना कर सके कि किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया। लिहाजा अब मैं हैरान हूं कि मेरे साथ किसी की नालेगी थी तो उन्होंने मेरा नाम डाला। आपको आज से पहले, आज जब इमरान खान ने अनाउंस किया है उससे पहले आपसे किसी किस्म की पूछगछ हुई, या आपको कहीं ना कहीं से ये बात आपके सामने आई कि आपका नाम आ रहा है? ना हमें इंक्वायरी की पता है कि कोई इंक्वायरी मुकर्रर हुई है भी नहीं, किसी ने नहीं पूछा था। आज से 2 दिन पहले हमने चीफ मिनिस्टर के साथ हम मिले, हम सीनियर लोगों के साथ मिले, हम जो मरकजी कायदीन हैं उनसे हम मिले, किसी ने जिक्र तक नहीं किया कि आपका नाम या इस तरह कोई बात हो रही है। साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे उबैदुल्लाह मयार साहब। उबैदुल्लाह मयार साहब, आपका नाम आया है, आप भी बता दीजिए। नैब का सामना करेंगे, पार्टी को एक्सप्लेन करेंगे? नेब का सामना भी करेंगे। अगर ये नेब को केस नहीं भिजवाते तो हम खुद जाएंगे, इनके खिलाफ जाएंगे। और इन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने बताया कि खरीदने वाले का नाम, खरीदने वाले मालूम है लेकिन बेचने वालों के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने जब सेनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन में इन्होंने पीपल पार्टी को वोट दिया तो हम इनसे पूछते तो इन्होंने जमीरों का सौदा कितने में किया? और ये कौम को बताए कि ये वोट इन्होंने किस वजह से दिया, किसके कहने पर दिया, किस वजह से इन्होंने दिया। इसके अलावा आपने किसको वोट दिया था? हमने तो हाजी मोहम्मद अयूब अफरीदी जो है उनको वोट दिया था। तो जो जिसको पार्टी ने कहा उसको नहीं दिया ना आपने वोट? हमने वोट दिया है, हमने वोट बेचा नहीं है, हमने पैसे लिए नहीं है। अच्छा, आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि आपने पार्टी के कहने पे वोट नहीं दिया मगर आपने पैसे देके वोट नहीं दिया?
हमने पार्टी को वोट दिया है, हमने पैसे नहीं लिए। इनका ये इल्जाम है कि इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने वोट बेचा है। साहब उन्होंने तहकीक के बाद ये किया है सब चीज़? इन्होंने जो तहकीक की है ये फेवर और लाइक और डिसलाइक के उस मामले में की है, क्योंकि इनका जो मतलब मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ इन्होंने हर हल्के में किसी न किसी बंदे, किसी लोटे को शामिल किया है। उन लोटों की खातिर इन्होंने इस तरह ये प्लान बनाया। और खासकर मैं समझता हूँ कि ये करप्शन की बात नहीं है, ये बात जो है ये टाइमिंग्स की है। इनका जो है वो एक गाना है, आपने मशहूर गाना है कि किसी पे कहीं पे निगाह है और कहीं पे नजर और कहीं पे निशाना। तो इनका जो है खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को जो है वो मतलब इन्होंने टारगेट किया और पंजाब को ये अचीव करना चाहते हैं, पंजाब में ये स्कोर करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी ये टाइमिंग्स की बात है कि अभी बिल्कुल इलेक्शन के करीब दिन आ गए। तो आप पार्टी से निकाल दिए जाए, आपको परवाह नहीं? हमें अभी तक पार्टी से तो इन्होंने निकाले नहीं है, इन्होंने अभी तक हमें शोकाज भी जारी नहीं किया, अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए शोकाज। तो आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे, आपको परवाह नहीं? हम साबित करने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह मयार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने राय तहरीक इंसाफ बड़ा दावा तो कर रही है कि चाहे उसे जो नुकसान पहुंचे वो कार्रवाई करेगी। इस कार्रवाई से जुड़ा एक और दावा भी है। वफाकी हुकूमत 27 अप्रैल को आइंदा माली साल का बजट पेश करने जा रही है, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा माली साल का बजट पेश नहीं करेगी। और वजह यह बताई जा रही है कि ये जाती हुई हुकूमत का इख्तियार नहीं। इंतखाबात करीब हैं, नई हुकूमत आएगी, वही अपनी तरजीहात के मुताबिक बजट पेश करेगी। मगर मजीद भी इस पर बात हो रही है, मामला कुछ और नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत खबरों के मुताबिक एक शर्मिंदगी से बचने के लिए बजट पेश नहीं कर रही, क्योंकि बजट मंजूर कराने के लिए तहरीक इंसाफ मतलूबा अक्सरियत खो चुकी है। आज डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक ज़राए ने डॉन को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 63 से कम होकर 49 हो जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के 4 खवातीन अरकान असम्बली समेत 14 अरकान असम्बली सूबाई असम्बली को निकाल दिया जाएगा, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्टी से इनहराफ करते हुए सेनेट इंतखाबात में मुखालिफ उम्मीदवारों को वोट दिए। खबर में 14 अरकान असम्बली का बताया गया है, मगर आज खुद इमरान खान ने 20 अरकान असम्बली के नाम सामने लाए। अगर इन अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया तो तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 43 हो जाएगी। ज़राए ने दावा किया है कि इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई के बाद 124 अरकान के ऐवान में तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला परवेज़ खटक अक्सरियत खो देंगे। इसलिए हुक्मरान जमात शर्मिंदगी से बचने के लिए बजट ही पेश करने से हिचकिचा रही है। हुक्मरान जमात में यह खौफ पाया जाता है कि बजट की मंजूरी के लिए मतलूबा अरकान की तादाद को पूरा नहीं किया जा सकेगा। खबर में दावा भी किया गया है कि बजट इजलास के बॉयकॉट करने वाले अरकान असम्बली की तादाद 22 हो सकती है। डॉन की खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने बजट की मंजूरी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप की हिमायत हासिल करने की तजवीज़ दी और कहा गया कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मगर परवेज़ खटक की इस तजवीज़ का मस्बत जवाब नहीं मिला। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात इस्लामी भी यही समझती है कि तहरीक इंसाफ बजट मंजूर कराने की पोजीशन में नहीं है। और ज़राए का यह दावा है कि तहरीक इंसाफ के खुद से ही बजट पेश ना करने के फैसले से उसकी इत्तेहादी जमात इस्लामी खुश नहीं है। और उनकी तैयारी थी, फाइनेंस मिनिस्टर उनका है कि वो बजट पेश करें, मगर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। जमात इस्लामी चाहती है कि हुकूमत बजट पेश करे। खबर के मुताबिक परवेज़ खटक ने पार्टी क़यादत को बजट पेश करने पर तैयार करने की कोशिश की, मगर उनकी कोशिशें ज़ाया हो गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आला के तर्जुमान शौकत यूसुफजई ने डॉन अखबार से बात करते हुए इस बात की तरदीद की कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अक्सरियत खोने की वजह से बजट पेश करने से कतरा रही है, मगर उन्होंने ज़रूर तस्लीम किया कि उनकी पार्टी की असम्बली में पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है। शौकत यूसुफजई ने दावा किया कि अपोजिशन की जमातें ANP, कौमी वतन पार्टी और पीपल्स पार्टी चाहती हैं कि हुकूमत मौजूदा असम्बली में बजट पेश करे, मगर तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं चाहती। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जमात इस्लामी उनकी इत्तेहादी है और वो उनका साथ देगी। गालिबन ये वजह है, इसलिए तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत आइंदा माली साल का बजट पेश करने से हिचकिचा रही है। और वजह यह बताई जा रही है कि दिन कम रह गए हैं, इस हुकूमत का जवाब नहीं बनता कि ये छठा बजट पेश करे। आइंदा हुकूमत को बजट पेश करना चाहिए। इमरान खान साहब ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि परवेज़ खटक को कह दिया है कि वो बजट पेश ना करें, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हम किसी और हुकूमत को भी बजट नहीं पेश करने देंगे। मगर वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम 27 अप्रैल को बजट पेश करेंगे। और वो इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत का बजट पेश करने का जवाब नहीं रहता। आज भी मीडिया से बात करते हुए खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने कहा कि वो बजट पेश नहीं करेंगे। नहीं, हम बजट नहीं पेश करें, क्योंकि देखें बात यह है कि अगर किसी और हुकूमत के लिए बजट पेश करना मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। अगली हुकूमत आएगी है, उन्होंने बजट बनाना है। अगर इस बजट को पेश किया गया तो मुझे लगता है सियासी बजट होगा, इससे सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हम फेयर लोग हैं, हम किसी का
किसी का हक नहीं मारना चाहते। ये अगली हुकूमत का काम है और मुझे लगता है प्री पोल रिगिंग भी है कि आप किसी और बजट को पास करें। परवेज़ खटक से पहले इमरान खान भी, जैसा कि हम बता रहे थे, दावा कर चुके हैं कि ना तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट पेश करेगी और ना ही तहरीक इंसाफ मरकजी हुकूमत को बजट पेश करने देगी। हमने ये भी फैसला किया, आज रेजोल्यूशन पास की कि कोई मैंडेट नहीं है किसी भी गवर्नमेंट को बजट 45 दिन रह गए अब बजट पास कर रहे हैं 1 साल का। यानी जो डेमोक्रेसी होती क्या है कि एक गवर्नमेंट अपना मंशूर दे के आती है, पार्टी मंशूर दे के पावर में आती है और फिर वो बजट रिफ्लेक्ट करता है कि वो उसका मंशूर क्या है। मसलन एक पार्टी अमीरों पे पैसे खर्च करती है, एक गरीबों पे खर्च करना चाहती है। ये कैसे हो सकता है कि ये जो 45 दिन में अगले 1 साल का बजट दे दें? हम बिल्कुल इसको अपोज करेंगे। हमने पख्तूनख्वा में फैसला किया है कि परवेज़ खटक नहीं बजट देंगे। हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है अगली गवर्नमेंट का बजट देने के लिए। हम आज इसके खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास की। इमरान खान की तरफ से इखलाकी जवाब इख्तियार किया गया, मगर वजह वाकई ये है या वजह कुछ और है? क्या लोग कम हैं? क्या जमात इस्लामी को एतमाद में नहीं लिया गया? बहरहाल इमरान खान का ये जो दावा है कि अगली हुकूमत बजट नहीं पेश करने का जवाज़ है, कोई अमीरों के लिए बजट बनाए, कोई गरीबों के लिए बनाए, अगली हुकूमत को मिलना चाहिए मौका। इस पर हमने बात की थी माहिर मईशत सलमान शाह साहब से, तो उन्होंने मौका अख्तियार किया कि इस मामले पर सियासत हो रही है, आने वाली हुकूमत चाहे तो बजट में तब्दीली ला सकती है। अगर ऐसा सिनेरियो हो कि बजट ना पेश करने दिया जाए या मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें, खैबर पख्तूनख्वा का तो उन्होंने कह दिया कि हम बजट ही नहीं पेश करेंगे, तो बजट पेश किए बगैर एक हुकूमत चली जाए, कोई सूबाई हुकूमत, तो मामला चल सकते हैं या मामला चलाना मुश्किल हो जाएगा? आई थिंक ये एक सियासत ज़्यादा हो रही है इस चीज़ पे, और असूली तौर पे तो सबको बजट्स बना के देने चाहिए ताकि वो तैयार हों। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आए उसमें तब्दीली करनी हो तो वो बड़े आराम से उसमें तब्दीली भी कर सकती है। सो आई थिंक इस वक्त ये एक एकेडमिक सी बहस चल पड़ी है जो कि आई थिंक अच्छी बहस नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो 4-5 साल गवर्नमेंट में रह चुके हैं, जिनको इश्यूज का कुछ पता होगा कि क्या क्या चीज़ों पे वो क्या काम कर रहे थे, उसकी कंटिन्यूटी के लिए वो बजट पेश कर देंगे और वो अप्रूव अगर हो भी जाता है तो वो फिर अगली गवर्नमेंट देखेगी कि वो प्रायोरिटीज उनकी अगर नहीं होंगी तो जो उनकी प्रायोरिटीज नहीं होंगी उसको वो खारिज कर देंगे और जिसकी प्रायोरिटी होगी उसको वो अडॉप्ट कर लेंगे, और आई थिंक उसकी वजह से एक कंटिन्यूटी आ जाएगी। सलमान शाह के साथ हमने मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले ही तहरीक इंसाफ से बात हुई थी, तो तहरीक इंसाफ ने बजट पेश करने के फैसले की हिमायत की थी, इसलिए उन्हें हैरानी है कि इमरान खान अब ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो बजट पेश करने से ही मैंने मना कर दिया और हम वफाकी हुकूमत को भी नहीं करने देंगे। आप सोच रहे हैं कि आप लोग ना बजट पेश करें और नई हुकूमत का इंतजार करें, वो बजट पेश करें? जी शायद थोड़ी सी हैरान कुन बात थी मेरे लिए, क्योंकि आज से कोई 15-20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले इनफैक्ट मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब के तवस्सुस से मुलाकात हुई थी जनाब नवीद कमर साहब से और मैडम शीन मज़ारी साहिबा से, और उस वक्त हम चारों ने एग्री करा था कि हुकूमत बजट देगी, और हमने स्केड्यूल भी एग्री करा था कि 27 अप्रैल को बजट दी जाएगा। उससे पहले एक सेशन बुलाया जाएगा जिसमें मैं इनको बजट की मेजर चीज़ें बता दूंगा। हमने कहा था कि हम कोई नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे और एक कंसेंसस टाइप का बजट देंगे, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि हमारा मैंडेट नहीं है, नई हुकूमत जो आएगी उसका है, लेकिन क्योंकि हमारे जाने के बाद एक 2 महीने का गैप है, उसमें यार नया साल शुरू हो रहा है और इस असेंबली की जिम्मेदारी है कि वो बजट दे के जाए इस मुल्क को। मुल्क तो चलता रहेगा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो लिहाजा हमने एग्री करा था। और फिर उसके बाद हमने चारों सूबों के चीफ मिनिस्टरान साहिबान को लिख दिया कि आप अपना बजट दे दें। मैं इसलिए अप्रैल 27 को बजट प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मेरे बजट देने के बाद तमाम सूबे भी अपने बजट बना लें। ये मुशीर खजाना कह रहे थे। अब तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है जमात इस्लामी, और उनके हैं सूबाई वजीर खजाना जिन्होंने बजट पेश करना है, मुजफ्फर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अगला बजट पेश नहीं करेंगे आप, तैयारी नहीं की आपने, या आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी जमात को पता ही नहीं है? पहले इमरान खान ने कह दिया, फिर वजीर आला ने कह दिया, आप क्या चाहते हैं? बजट पेश करना चाहते हैं या बजट पेश किए बगैर जाना चाहते हैं?
शुक्रिया जनाब। एक तो ये है कि बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है, तो जनवरी फरवरी से नेक्स्ट बजट पे काम शुरू किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हम उससे फीडबैक लेते हैं, उसकी ज़रूरियात को देखते हैं, उसकी नीड को देखते हैं, उसकी डिमांड को देखते हैं, और फिर मैंने समरी मूव की जनाब वज़ीर आला साहब को, और फिर मैंने डेट लिया और 5 मई को हम बिल्कुल डेट फिक्स करके फिर सारे डिपार्टमेंट्स को मैंने बुलाया है बारी बारी, हर मिनिस्टर साहब को और हर सेक्रेटरी साहब और डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान को, और जो हमारे करंट साइट पे जितनी भी AC न्यूज़ के हवाले से है और मुख्तलिफ उसकी इश्यूज़ है, इसको हमने रिज़ॉल्व किए हैं और एक दूसरे से बिल्कुल हमने फाइनलाइज़ की हैं, जो कि बजट का दूसरा हिस्सा जो कि डेवलपमेंटल साइड पे होता है, तो वो P&D का काम होता है। तो P&D जो कि हमारे मोहतरम वज़ीर आला साहब के साथ है, लेकिन वो आखिर में पेश किया जाता है। लेकिन बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर जितनी भी काम है, जितने भी रिक्वायरमेंट है, वो मैंने बिल्कुल पूरी की हैं और एक समरी पे उससे इजाज़त भी ली है। और जहाँ तक अचानक इमरान खान साहब की तरफ से ये बात आई, तो वो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन है और जिस हुकूमत में हम कोalition गवर्नमेंट में हैं, तो ज़रूरी बात है कि हम उसके जो कि बड़े पार्टनर हैं उसके उस डिसीजन के हम पाबंद ज़रूर हैं। लेकिन एज सच फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से मैं इसको देखता हूं तो हमारे सामने कोई मुश्किलात नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है, और जो टेक्निकल काम है हमारे डिपार्टमेंट डे नाइट इकट्ठे करके मगर बतौर इत्तेहाद मशवरा किया भी या नहीं किया उन्होंने इस अनाउंसमेंट से पहले? मेरे ख्याल में वैसे इस पे कोई फॉर्मल मशवरा वज़ीर आला साहब के साथ शायद इंडिविजुअल होगी तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक कलेक्टिव और जहाँ तक बैठने की बात है, तो एज सच मुझे कुछ इस किस्म की इत्ला या इस किस्म की मीटिंग में मुझे बैठने का मौका नहीं मिला है और ना उन्होंने बुलाया है। ये उनके अपनी पार्टी की डिसीजन है, जो कि अखबार की हद तक मैंने सुना भी है। अच्छा, मगर फिर ये बताइएगा कि अगर बजट नहीं पेश करते आप 30 जून तक, तो चलता रहेगा पुराने बजट के तहत मामला, मगर मिड जुलाई में अगर इलेक्शन होते हैं और उसके बाद अगर इलेक्शन होने के बाद भी 15-20 दिन लग जाते हैं, तो किस तरीके से सूबे के मामला चलेंगे, इसके लिए कोई तैयारी है? मेरे ख्याल में ये बात तो इट इज़ डिसाइडेड नहीं है कि बजट खामखा पेश नहीं किया जाएगा। वैसे कोई बाकायदा इसमें कोई नोटिफिकेशन, कोई डिसीजन, कोई इस किस्म का ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं आई है, तो कबल अज़ वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फिर भी स्टिल हम तैयारी कर रहे हैं और मेरे डिपार्टमेंट डे नाइट, अभी अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट का विजिट कर ले तो आप देखेंगे कि लेट सिटिंग पे भी हमारे जितने भी टीम हैं वो लगे रहते हैं। तो एज सच हम बिल्कुल तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये डिसीजन इसी तरह किया जाए कि हम नेक्स्ट बजट पेश भी कर सकते हैं। ये कोई फाइनल डिसीजन मुझे यकीन नहीं है कि ये फाइनल डिसीजन है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि ये फाइनल डिसीजन है, उनके इल्म में भी नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी पूरी की हुई है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बात हर देर से होने वाले काम पर सादिक नहीं आती, खासकर जब बात कराची की सड़कों और उस पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की हो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत का एहसास देर से नहीं बल्कि बड़ी देर से हुआ और बस सर्विस में बेहतरी का सोचा, लेकिन यह ख्याल सिंध में 10 साल मुसलसल हुकूमत करने के बाद उस वक्त आया जब मौजूदा मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है। शुक्र है सिंध हुकूमत को कराची का ख्याल आया, पीपल्स पार्टी एक बस सर्विस का आगाज़ किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, वो अलग बात है कि इतने बड़े शहर के लिए अभी सिर्फ 10 बसें सड़कों पर लाई गई। आज सूबाई वज़ीर बल्दियात एंड ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह ने बस सर्विस का आगाज़ किया और सिंध हुकूमत और निजी बस सर्विस के इश्तराक से 10 एयर कंडीशन बसें सड़कों पर लाई गई हैं। इन बसों से दाऊद चौरंगी, कायदाबाद से टावर तक सफ़र करने वाले शहरी इस्तेफादा कर सकेंगे। बसों का किराया 20 से 40 रुपये तक होगा, और हर बस में 30 नशिस्तें हैं, जिनमें ख़वातीन के लिए 9 नशिस्तें मखसूस हैं, जबकि मर्द हज़रात के लिए 21 नशिस्तें मुख्तस की गई। रश होने की सूरत में मुसाफिर खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं। बस कायदाबाद, मलीर रोड, शाहरा फैसल, कारसाज,
और इसके अलावा दूसरे एरियाज से मुसाफिरों को लेकर उन्हें मंजिल पर पहुंचाएगी। पीपल्स पार्टी की ये जो पीपल्स बस सर्विस है सुबह 7 से 10 बजे तक चलेगी। 10 बसें लाने का मतलब है कि बस के इंतजार के लिए शहरियों को आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। हालिया मरदमशुमारी के बाद शहर की आबादी 1,49,00,000 से ज़ायद है। इस बड़ी आबादी वाले मसरूफ शहर में तवील अरसे बाद 10 बसें लाई गई हैं। खुद सूबाई वज़ीर बल्दियात एंड ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 10 बसें लाकर कोई कारनामा नहीं किया, इसे बारिश का पहला खतरा समझिए। देखें, ये कोई ऐसा फखरिया बात नहीं है कि 10 बसें चलाकर हम कोई बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया, लेकिन एक स्टार्ट ज़रूर किया है। इसको आप बारिश का पहला कतरा समझ लें और इसमें बतदरीज इजाफा होता जाएगा इंशाल्लाह। और ये पूरे कराची को कैटर करेंगे, जो हमारी दीगर लाइंस हैं वो भी और ये बसें भी, तो सहूलत के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर कारबंद रहेंगे। आज ये कह रहे थे, मान भी रहे थे कि 10 बसें हैं, उससे पहले खुद नासिर हुसैन शाह साहब क्या क्या दावे करते रहे, ये जरा देखिए। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगी ये बसेस जो हैं। 617 बसेस की फाइनेंसिंग के लिए हमने अप्रूव किया है सिंध गवर्नमेंट ने। सीधी लाइन पे हम लोग खड़े हैं, जिसका पहले ऑरेंज लाइन नाम था, फिर ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड, ब्लू, ब्राउन, ये सब लाइनें हैं। लेकिन फौरी तौर पर जो हल है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि सिटी बस सर्विस हम शुरू कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह जून जुलाई तक रोड पे हो। ये तो अभी उसमें एडवर्टाइज भी इसका हो गया है, मेरे ख्याल में महीने डेढ़ में रोड पे आनी चाहिए। अनकरीब जो हैं वो इंशाल्लाह कराची में बसेस आएंगी और उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसके लिए बजट भी मुख्तस किया है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं, अच्छी बसेस जो कराची के शहरियों के लिए। इसी साल मीन एंड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह सर, हमारी पूरी कोशिश। हुकूमत ख़त्म हो रही है, डेडलाइंस पूरी होती नज़र नहीं आ रही। 10 बसें कराची में आ रही हैं, वो भी ट्रायल बेसिस पर आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, पानी, बिजली, गैस की कमी, तालीम और सेहत की सहूलतों का सबका फुकदान है इस शहर में। सूबे में मुसलसल हुकूमत के बावजूद पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि वो ज़्यादा कुछ ना कर पाए। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध और वफाक दोनों में थी, फिर भी अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहना पड़ा कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सिंध में सब कुछ 100% ठीक कर दिया, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सिंध में सब कुछ 100% ठीक कर दिया है, मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पिछले 50 सालों में जितने भी तरक्की हुई है, जितने भी मंसूबे बने हैं, जितने भी आवाम की फलाह के लिए काम हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं। कोताहियां हमसे भी हुई होगी, मगर हमारी नीयत और कोशिशों पर कोई शक नहीं कर सकता। देखना है कि इन कोशिशों की वजह से, क्योंकि इलेक्शन में बड़ा कम टाइम रह गया है, और कितनी बेहतरी आती है। खुद नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। 10 साल आपकी हुकूमत रही है इस सूबे में, मगर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर और 10 बसें। शाह साहब, ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शाजिब भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10 बसें तो वाकई ऊंट के मुंह में ज़ीरा हैं, लेकिन ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और आप बारिश की पहली बूंद कह सकते हैं, और ये इसमें बतदरीज इजाफा होता जाएगा। और जो हमारा मुदारबा स्कीम है उसकी मुकम्मल तौर पर वो तैयारी है, और थोड़े ही अरसे में इंशाल्लाह दीगर बसेस भी और मुख्तलिफ रूट्स पे आएंगी। हमने कोई 30 के करीब रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिस पर ये बसेस चलेंगी इंशाल्लाह जल्दी। और जब पायलट क्यों, बड़ा कम टाइम है, आप एक साथ लेके आ सकते थे, क्यों पायलट है? कि आपने पहले देखना है कि लोग पता नहीं बैठते बसों में, हो सकता है कराची के शहरियों को बस की ज़रूरत ना हो इन रूट्स पर। क्या वजह है कि आप बहुत कम बसें लेके आए, सिर्फ 10? देखें, 2 स्कीम्स हैं हमारी, इंट्रा सिटी और इंटरसिटी की। 635 और 635 में, मतलब एक जो कराची में और फिर दीगर रूट्स पे चलेगी जो इंटरसिटी कहलाएगी, पूरे सूबे के दीगर जगहों पे कराची से जाएंगी।
वो मुबारकबा की स्कीम है और वो हमारी कोई अगस्त 2017 से उसके एडवर्टाइजमेंट सब कुछ था। हमें ये था कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उसमें आएँ और आके अपना बसेस चलाएं, लेकिन वो उसमें नहीं आए। फिर एक बड़े ऑपरेटर से बात हुई, वो जब आए तो फिर RFP में कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू उसमें आ गया है। अदरवाइज़ वो स्कीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिंध गवर्नमेंट ने उसमें जो अपने हिस्से की फाइनेंसेस थी वो भी दे दी हैं, तो इंशाल्लाह अनकरीब वो शुरू हो जाएंगी और बसेस आप देखेंगे। और फिर हमारी मतलब ये बता दें फिर अगले 3 के इलेक्शन तक कितनी बसें कराची की सड़कों पर हम देख रहे होंगे? देखें, ये 615 का सिर्फ कराची का ही है और इसी तरह फिर पूरे सूबे में इंशाल्लाह। मतलब मगर कितने अरसे में? आपने और भी ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, वो भी अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सके हैं। आपने तो पिछले साल की डेडलाइंस दी थी, आपकी कोई भी डेडलाइन मीट नहीं हुई अब तक। देखिए, उसमें ग्रीन लाइन पे काम हो रहा है जो फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और उसमें जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो जो सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे है वहाँ पे ऑपरेट करना, बस का जो ऑपरेशन है वो हमारे ज़िम्मे है। तो उसके लिए हमने मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट वे में बिडिंग की हुई है और वो जो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं उनको अवार्ड भी हुआ है। तो जैसे ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा वो बसेस शुरू हो जाएंगी उनके ऊपर। उसके साथ हमारा अपना जो प्रोग्राम जो ऑरेंज लाइन है, जिसको ईदी लाइन का नाम दे दिया गया है, उस पर भी काम हो रहा है। असल इशू ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हुआ ग्रीन लाइन का, और अगर हम लोग बसेस ले आते हैं तो फिर जो अकॉर्डिंग टू RFP और एग्रीमेंट वो लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर चढ़ती जाएंगी जब वो बसेस यहाँ पे आ जाएंगी। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो वो आ जाएंगी और ये शुरू हो जाएगा ऑपरेशन, लेकिन इसमें कुछ अरसा लगेगा। मतलब और फिर हमारे दीगर जो लाइंस हैं, हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो उन्हें करना चाहिए था, जो आपका था वो आपको करना चाहिए था। बसें तो आई जाती हैं ना, बसें थोड़ी बनानी होती। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही तो हुकूमतों को करनी होती है, जिसके लिए आप पैसे एलोकेट करते हैं। वो नहीं कर सके, वही आपका काम था, उसी की डेडलाइन नहीं मीट कर सकी हुकूमतें। देखिए, उसमें जैसे ये ग्रीन लाइन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फेडरल गवर्नमेंट के तहत काम कर रहा है और वो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब शुरू किया उन्होंने तो उसमें थोड़ा सा डिले आ गया। ये जो नीचे रीलोकेशंस भी की जाती है यूटिलिटीज़ की, उसकी वजह से डिले हुआ। फिर कुछ और ज़ाहिर है यहाँ पे कराची की आबादी बहुत गुंजान है और फिर वहाँ पे कहीं पे ये एड ग्रेड किया गया, कहीं इस पे एलिवेटेड किया गया, इस वजह से प्रॉब्लम्स आए हैं। लेकिन उस पर जो 18 किलोमीटर का कॉरिडोर है उसमें अभी कुछ काम बाकी है, काफ़ी हद तक स्टेशंस भी हैं, दीगर हैं, इस वजह से वो शुरू नहीं हो सका। हमारी दीगर जो लाइंस थी, जैसे येलो लाइन है, ब्लू लाइन और रेड लाइन है, उस पर पेपर वर्क और तकरीबन एग्रीमेंट वगैरह हमारे हो चुके हैं, उस पर भी जल्दी काम शुरू होगा। और इसी तरह KCR पर वो भी पहले तो बहुत उसमें तेज़ी थी, फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट भी और चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी। तो जो सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे काम था वो हमने काफ़ी हद तक कर लिया, लेकिन अब कुछ उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की वजह से, कुछ रुकावट का शिकार है, लेकिन वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। जिस हाल में आप छोड़कर वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं आप, और ज़ाहिर 10 के 10 साल आप नहीं रहे, 5 साल वफाक में भी हुकूमत, सिंध में भी हुकूमत, उसके अगले 5 साल सिंध में हुकूमत, 10 साल टोटल हुकूमत। और जो इस वक्त कराची का हाल है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के साथ बड़ी ज़्यादती की है? देखें, हमने प्रोग्राम्स बनाए थे और उन पर अमल करने के लिए स्कीम्स बनाई और काफ़ी हद तक उन पर काम भी हुआ, लेकिन कुछ इस तरह की बीच में प्रॉब्लम्स या मुश्किलात दरपेश आई कि जिसकी वजह से ये लेट हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेट नहीं होना चाहिए था। कराची में ये बहुत पहले शुरू हो जाता, लेकिन कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से लेट हुआ। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको बहुत फोकस किया है और इस पर ये काम अब इंशाल्लाह जल्दी शुरू भी हो जाएगा और यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आ भी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि बहुत जल्द अब तेज़ी से काम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, 30 अक्टूबर 2011 को किया। इस जलसे को PTI की तारीख के बड़े जलसों में शुमार किया जाता है, जिसने तहरीक इंसाफ की सियासत को एक नया रुख दिया और इमरान खान के पास इलेक्टेबल्स की लाइनें लग गई।
पीटीआई ने 23 मार्च 2013 के इलेक्शन से पहले भी मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया और अब पीटीआई 2018 के इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में मीनार पाकिस्तान पर 29 अप्रैल को एक बार फिर जलसे की तैयारी कर रही है। यह मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ का तीसरा अवामी इज्तिमा होगा। ताहम इस जलसे के लिए तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस जगह पर जलसा करना चाहती है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब सिद्दीकी की तरफ से दी जाने वाली दरख्वास्त के जवाब में जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जारी खत में कहा गया है कि अगर ग्रेटर इकबाल पार्क एक कौमी वर्सा है, लिहाजा यहाँ जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस हवाले से कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने ग्रेटर इकबाल पार्क की सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के पेश नज़र यहाँ किसी भी किस्म के सियासी या मजहबी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर रखी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को उसी तरीके से एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रही है जिस तरीके से 30 अक्टूबर 2011 का जलसा था, मगर जिला इंतजामिया पीटीआई क़यादत को मुतबादिल जगह के तौर पर नासिर बाग में जलसा करने का मशवरा दे रही है। लाहौर की जिला इंतजामिया के इनकार के बावजूद तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा करने का ऐलान किया है और इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा तारीखी होगा। लोग इस चीज़ से तंग हैं, लोग तंग आए हुए हैं कि ये जो दो पाकिस्तान बने हुए हैं, एक ताकतवर के लिए और एक अवाम के लिए। इंशाअल्लाह आप 29 को देखेंगे कि पब्लिक किधर खड़ी है। मेरा ईमान है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा मीनार पाकिस्तान पे 29 तारीख। इमरान खान मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे को तारीखी बनाने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ मीनार पाकिस्तान का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान का कहना था कि 29 अप्रैल का जलसा हर सूरत मीनार पाकिस्तान पर ही होगा। जिला इंतजामिया की इजाज़त के बगैर तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा कैसे करेगी ये अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन यह बात दिलचस्प है कि मीनार पाकिस्तान को कौमी वर्सा करार देने और वहाँ पाबंदी के बावजूद सियासी जमातें इस तारीखी मकाम पर मुसलसल जलसे कर रही हैं और पंजाब हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए अब कुछ करेगी? आज से 10 दिन पहले 8 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जमात इस्लामी ने यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया था, जबकि इस कन्वेंशन के लिए भी जमात इस्लामी को इजाज़त नहीं दी गई थी, मगर जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ जलसा किया गया। जमात इस्लामी के जलसे से एक दिन पहले 7 अप्रैल को तहरीक लब्बैक के चेयरमैन आसिफ जलाली ने भी इजाज़त न मिलने के बावजूद 7 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, जबकि ताहिरुल कादरी भी 12 रबीउल अव्वल पर मीनार पाकिस्तान पर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इन तमाम जलसों और इज्तिमात के लिए लाहौर की जिला इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी थी, मगर जिला इंतजामिया इन जलसों के बाद कोई एक्शन भी नहीं कर सकी थी और ये सारे के सारे इवेंट्स जो थे इनका इनेकाद किया गया और अब तहरीक इंसाफ को भी मीनार पाकिस्तान पर 29 अप्रैल के जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, जो तहरीक इंसाफ समझती है कि उसकी सियासत का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इसलिए वो कह रही है कि जलसा करेंगे तो हम यही करेंगे, पाबंदी के बावजूद करेंगे। तो पंजाब हुकूमत क्या करेगी? कमिश्नर लाहौर डिवीज़न अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। इस कह रही है तहरीक इंसाफ कि पाबंदी हो ना हो जलसा हमने यहीं करना है और ज़ाहिर है उस जलसे की एक अहमियत है, इस ग्राउंड की एक अहमियत है। 2011 में जब किया तो उस अहमियत नज़र आई थी कि तहरीक इंसाफ को कितना उसका उस वक्त फ़ायदा हो रहा था। क्या करेगी इंतज़ामिया जब तहरीक इंसाफ कह रही है हम तो करेंगे, इजाज़त देना दें? जी, हमारी ख्वाहिश तो यही होगी और हमारी कोशिश भी ये है कि उनको ये चीज़ हम किसी तरीके से मनवा लें कि वो अपना जलसा जो उनका बिल्कुल जमहूरी हक़ है वो कहीं और एक्सरसाइज करें। हमने अल्टरनेटिव्स पे भी काम शुरू कर दिया है। सगिया में हमने 20 एकड़ की ज़मीन का भी बिल्कुल तयन कर लिया और उसको हम इस तरह अब उसको स्ट्रक्चर भी कर रहे हैं जो एक सियासी गैदरिंग के लिए मौजू हो। ये हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपके इल्म में है कि नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स नोटिफाइड है जिसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ग्रेटर इकबाल पार्क और अब ग्रेटर इकबाल पार्क में कल ही इनॉग्रेट हुआ है नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा शानदार लैंडस्केप बना है जो पूरी एक हिस्ट्री को एक मसला है ना। आपने 8 अप्रैल को जमात इस्लामी को मना किया, जलसा किया, 7 अप्रैल को तहरीक लब्बैक ने किया, उसके बाद 12 रबीउल अव्वल का ताहिरुल कादरी साहब ने किया, तो सबने किया है और उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, तो तहरीक इंसाफ को आप कैसे रोक लेंगे? हमने उनको भी इजाज़त नहीं दी थी, जैसे आपने बिल्कुल बजा कहा, और उनको बहुत समझाने की कोशिश की। और एक वक्त हमें ऐसे लगता था कि तहरीक लब्बैक का एक जो फैक्शन जिसने अप्रैल में अभी किया जलसा और फिर जमात इस्लामी, ये दोनों हमारी बात शायद मानने पे आमादा नज़र आते थे। फिर कोई ऐसी वजह हुई अनफॉर्चुनेटली कि उन्होंने हमारी बात फिर एक दफ़ा रद्द की और वहाँ जाके जलसे किया, और उसका जो नुकसान हुआ है, जो खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है, वो इतने शानदार, जो वहाँ पर जाके कभी देखें वो इतने ऑर्नेट और इतने रिस्प्लेंडेंट गार्डन्स हैं
वो बहुत पामाल हुए हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हमारा वहाँ टूटा है। ये पहले वाला मीनार पाकिस्तान कतन नहीं है, ये बहुत ही एक शानदार एक लैंडस्केप और एक बड़ी सीनिक सी जगह है। जो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम तो इस कदर यानी उम्दगी से अल्लाह ताला के फजल करम से मुकम्मल हुआ है कि अब उसको कोई अगर नुकसान पहुँचेगा या उसके कुर्बो जवार को नुकसान पहुँचेगा तो ये बहुत तकलीफ दह बात होगी। जहाँ ये जलसा करना चाहते हैं अब हमने वहाँ हिस्ट्री वॉकवे भी बना दी। अगर आप बिल्कुल वहाँ जाके आप लोग उसका जायज़ा भी ले सकते हैं। वहाँ एक हिस्ट्री वॉकवे है जो म्यूरल वॉल्स के बीच में से निकलकर आगे तक नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम तक जाती है। अगर आप उसको अगर आप सिक्योर नहीं करेंगे, उसको अगर आप पामाल होने देंगे तो ये एक ऐसा खमियाजा होगा जो हम बार बार भुगतते रहेंगे और सारी खूबसूरती की और उम्दगी हम ज़ाया कर देंगे जी। ये एक बहुत ही फर्वेंट अपील है हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से। ना यानी आप अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ना करें। अगर उन्होंने कर लिया तो कोई एक्शन प्लान आपके पास है नहीं, जैसे आप पिछले 3 इवेंट्स में नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सकेंगे, अपील कर रहे हैं, वरना फिर तहरीक इंसाफ कर लेगी। नहीं देखें, बातचीत तो दरख्वास्त से और गुफ्तगू से शुरू होती है, नेगोशिएशन से शुरू होती है। अब हमने अल्टरनेटिव भी दिया और अल्टरनेटिव जो है वो सगियां वाला जो है वो बिल्कुल अब अवेलेबल है और उसको अब बाकायदा बनाया भी जा रहा है। यानी उसको बाकायदा ऐसे तश्कील देंगे हम कि वहाँ एक बड़ा अच्छा स्टेज होगा। आप मुतबादिल दे रहे हैं, वो मुतबादिल नहीं मान रहे हैं। अलीम खान ने कहा यही करेंगे, वो अपने इंतजाम भी कर रहे हैं, उसका जायजा भी ले रहे हैं। तो बॉटम लाइन यही है ना कि आप हेल्पलेस हैं। नहीं, हमारी कोशिश ये होगी और हम उसको आखिरी वक्त तक उनको मनवाने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस पर फोकस्ड हैं कि हम इनको रोकें। हम किसी भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल गैदरिंग को भी वहाँ नहीं होने देना चाहते जी। ये हमारे लिए एक बहुत अहमियत की बात है, हम इस पर बड़े क्लियर हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। हमारी ख्वाहिश होगी कि कोई ज़्यादा कोई ऐसा इरिटेंट खड़ा ना हो, ज़्यादा कोई तकलीफ़ दे हमारा ये सारा एफर्ट ना हो जाए, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम हर एक को समझाएं और रोकें कि ये वहाँ ना जाएं। ये जो अल्टरनेटिव है ये अभी तक पहले मौजूद नहीं था जी, पिछले हफ्ते तक भी मौजूद नहीं था। आज भी इस पे काम हुआ है, कुछ उस पर इंफ्रास्ट्रक्चरल एफर्ट भी अब शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया, उसकी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। दरख्वास्त इंसाफ से तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम जलसा यहीं करेंगे। देखते हैं कि ये 29 अप्रैल का जलसा तहरीक इंसाफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है और यहीं होता है या नहीं होता। आज के प्राइम में इतना ही, अब से कल के प्राइम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।